हेलो फ्रेंड्स, अथप सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पीसीएस परीक्षा के रिवीजन के क्रम में हम लोग आधुनिक इतिहास के प्रश्नों को देख लिया था। उसमें हमने 2020 और 2019 के प्रश्नों को सॉल्व किया था। आज हम उसके आगे के प्रश्न देखते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखें 2018 में क्या प्रश्न पूछा गया है। 2018 का जो पहला प्रश्न है वो है कथन कांड संबंधित प्रश्न है। कथन है 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा दी गई अपनी स्वीकृति, यानी जो कैबिनेट मिशन प्लान के लिए जो स्वीकृति दी थी मुस्लिम लीग ने, उसे वापस ले ली थी। ठीक है, बिल्कुल सही कथन है। कारण क्या कह रहा है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी। ये भी सही है। शुरू में मुस्लिम लीग शामिल नहीं थी, लेकिन बाद में मुस्लिम लीग जो है उसमें शामिल हुई। तो कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही है, परंतु कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है। तो अगर हम कैबिनेट मिशन की बात करें तो कैबिनेट मिशन कब भारत में आया था, तो आप जानते हैं कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946। ठीक है, 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा था कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन ने जो है ये अंतरिम सरकार की योजना रखी थी। तो शुरू में मुस्लिम लीग जो है इसमें शामिल होने के लिए तैयार था, लेकिन बाद में जो है वो वापस ले लिया अपना। और वापस लेने के बाद मुस्लिम लीग ने क्या किया कि इन्होंने सीधी कार्यवाही दिवस मनाया। इन्होंने 16 अगस्त, आपसे भी पूछा जाता है, 16 अगस्त 1946 को इन्होंने प्रत्यक्ष कार्यवाही या सीधी कार्यवाही दिवस मनाया और दंगे फसाद फैलाए। ठीक है, मुस्लिम लीग ने। और बाद में फिर मुस्लिम लीग जो है सरकार में शामिल भी हो गई। ठीक है, तो इस तरह से हम देखें तो कथन कारण दोनों सही है और उसकी सही व्याख्या नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। देखा जाए क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न, घटनाओं को क्रम से व्यवस्थित करना है। तो इसमें जो है ये जितना आप देख रहे हैं, जितने आयोग हैं, ये सभी शिक्षा से संबंधित आयोग गठित किए गए थे। उन्हीं आयोगों का जो हमें क्रम बताना है। ठीक है, तो आइए इनका क्रम देखते हैं कब गठित किया गया था। तो आप जानते हैं हंटर आयोग का गठन हुआ था। जो हंटर आयोग है इसका गठन हुआ था 1882 ईस्वी में। ठीक है, सैडलर आयोग कब गठित हुआ था, 1917 में। वुड का घोषणा पत्र कब था, 1854 में। और सार्जेंट योजना आपकी कब थी, ये योजना थी 1944 में। ठीक है, फिर से एक बार देख लें हम। हंटर आयोग 1882, सैडलर आयोग 1917, वुड घोषणा पत्र 1854 और सार्जेंट योजना 1944। ठीक है, ये क्रम आप याद रखेंगे, डेट याद रखेंगे तो आप अगले बार फिर पूछा जाएगा तो क्रम लगाने में आसानी होगी। तो इस तरह से हमारा क्रम क्या हो जाएगा, हमारा क्रम हो जाएगा सी 1854 ए, फिर उसके बाद यानी कि ये हो जाएगा आपका CABD। ठीक है, ये हो जाएगा CABD, क्योंकि सी यानी वुड घोषणा पत्र पहले हो जाएगा, ए हंटर आयोग 82 में दूसरे, उसके बाद सैडलर आयोग, फिर उसके बाद सार्जेंट योजना, यानी CABD जो है हमारा सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी। तो अभिनव भारत समाज की स्थापना जानते हैं आप कौन किया था, BD सावरकर ने किया था। BD सावरकर ने किया था। और इन्होंने एक और संगठन बनाया था। ठीक है, तो BD सावरकर ने इसकी स्थापना की थी। कब स्थापना की थी इसकी,
तो जैसा कि आप जानते हैं कि बी.डी. सावरकर ने 1904 में मित्र मेला की स्थापना की थी। ठीक है, इनका जो संगठन का नाम ये भी आपसे पूछा जाता है, मित्र मेला। और इसी मित्र मेला का परिवर्तन करके अभिनव भारत समाज कर दिया गया। ठीक है, 1904 में गठित मित्र मेला ही 1904 में गठित मित्र मेला ही आगे चल करके अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। ठीक है, तो सही विकल्प हो जाएगा हमारा बी.डी. सावरकर, विकल्प बी। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो इनमें से इनके बारे में देखें, बारिंद्र कुमार घोष, तो इन्होंने कौन सी संस्था गठित की थी? तो इन्होंने संस्था गठित की थी ढाका अनुशीलन समिति। ठीक है, ढाका अनुशीलन समिति जो है इन्होंने गठित की थी, अनुशीलन समिति। ये कब गठित किए थे? ये भी 1904 में ही गठित हुई थी। और कहाँ पे गठित हुई थी? सॉरी, ये हमने इसको वीरेंद्र कुमार घोष जो है ये युगांतर समाचार पत्र से संबंधित थे। ठीक है, युगांतर समाचार पत्र। और जो इन्होंने इस संस्था ढाका अनुशीलन समिति जो थी, इस संस्था की गठन जो है इन्होंने संस्था के जो संस्थापक थे ढाका अनुशीलन समिति के, ढाका अनुशीलन समिति के जो संस्थापक थे वो थे पी मित्रा और पुलिन दास। ठीक है, पी मित्रा और पुलिन दास थे। और इन्होंने 1904 में इस समिति की स्थापना की थी। वीरेंद्र कुमार घोष भी इस समिति से जुड़े हुए थे। और वीरेंद्र कुमार घोष ने इन्होंने युगांतर समाचार पत्र जो है शुरू किया था, युगांतर समाचार पत्र इन्होंने शुरू किया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें सही सुमेलन देखना है और ये जो आदिवासी विद्रोह थे उनकी बात की जा रही है। तो जैसा कि आप देखते हैं, संथाल विद्रोह 1855 बिल्कुल सही है। कोल विद्रोह 1831 ये भी सही है। ठीक है, खासी विद्रोह ये भी 1829 में हुआ था। अहोम विद्रोह जो है 1815 में न होकर के अहोम विद्रोह कब हुआ था? अहोम विद्रोह जो है 1928 में हुआ था। ठीक है, और अहोम विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये असम में अहोम विद्रोह जो है हुआ था। और अहोम विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो वो थे गोमधर कुंवर। इनके नेतृत्व में ही अहोम आंदोलन 1828 में संचालित किया गया था। ठीक है, तो अहोम आंदोलन के बारे में अगर हम देखें तो ये कब गठित हुआ था? अहोम आंदोलन 1928, गोमधर कुंवर, ये आप ध्यान रखेंगे। गोमधर कुंवर के नेतृत्व में ही असम में यह आंदोलन संचालित किया गया था। क्लियर है? चलिए, और अगर इनके बारे में हम बात करें, अगर संथाल विद्रोह की बात करें हम, तो ये संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह जो है आपका 1855-56 में, ठीक है, और 1855-56 में हुआ था। इसके बाद फिर हम देखें अगर खासी विद्रोह, तो खासी विद्रोह जो है 1829 में हुआ था, 29 से 33 तक चला था। और खासी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता की अगर हम बात करें तो ये जो है तीरथ सिंह के नेतृत्व में खासी विद्रोह संचालित किया गया था 1829 से 33 तक। तीरथ सिंह नाम था इनका। ठीक है, और कोल विद्रोह की अगर हम बात करें तो कोल विद्रोह कहाँ हुआ था? ये छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में हुआ था। छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में 1831-32 में हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था?
तो ये बुद्धो भगत, ये आपसे पूछा जाता है नेतृत्व करता है, इसलिए इस पर चर्चा करना जरूरी है। बुद्धो भगत, ठीक है, बुद्धो भगत एवं, यानी कोल विद्रोह का देखें अगर हम, तो बुद्धो भगत छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में बुद्धो भगत और गंगा नारायण, ये दो लोग थे जिन्होंने कोल विद्रोह को संचालित किया था। ठीक है, तो संथाल विद्रोह, ठीक है, 55-56, कोल विद्रोह 1831, ये हमने देख लिया। इसके बाद खासी 1829, और अहोम विद्रोह जो है 1928-29 के आसपास हुआ था, 1928 के आसपास हुआ था असम में। इसका नेतृत्व किसने किया था? गोमधर कुंवर। ये आप नाम याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये भी सही सुमेलन से जुड़ा प्रश्न है, और इसमें जो है ये भी नेतृत्व जो आंदोलन से ही जुड़ा हुआ है, और इसमें हम देखते हैं कि नेतृत्व किसने किया था। तो संभलपुर सुरेंद्र शाही बिल्कुल सही है। गंजाम राधाकृष्ण दंड सेना, ये भी सही है। कश्मीर गुलाब सिंह, ये भी सही है। और लखनऊ में आप जानते हैं, लखनऊ में कौन था? तो लखनऊ में 1857 के विद्रोह की बात की जा रही है। तो लखनऊ में 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल जो है थी, उन्होंने नेतृत्व किया था। ठीक है, बेगम हजरत महल बिरजिस कादिर जो इनके पुत्र थे, बिरजिस कादिर, वो अल्पवयस्क थे। तो बेगम हजरत महल ने ही 1857 विद्रोह का आंदोलन का नेतृत्व किया था। और लियाकत अली की हम बात करें तो लियाकत अली कहाँ पे थे? तो लियाकत अली जो है इलाहाबाद या प्रयागराज में इन्होंने नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह का। ठीक है, संबलपुर में सुरेंद्र शाही ने किया था, गंजाम में राधाकृष्ण दंड सेना, कश्मीर में गुलाब सिंह ने, और लखनऊ में बेगम हजरत महल, इलाहाबाद में लियाकत अली ने। क्लियर है? तो ये 2018 के प्रश्नों को हमने देख लिया। आइए आगे बढ़ते हैं और वर्ष 2017 के हम प्रश्न देखते हैं, कौन कौन प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, ये तो 2017 में पहला प्रश्न जो पूछा गया है वह है, निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना की गई थी? तो आप जानते हैं जातीय सरकार की स्थापना कब की गई थी? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है जातीय सरकार की स्थापना की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, इसी आंदोलन के दौरान जो है कई स्थान पर स्थानीय जातीय सरकार का मतलब होता है राष्ट्रीय सरकार। ठीक है, यानी कि स्थानीय सरकार या राष्ट्रीय सरकार कह लीजिए। तो दो जगह पे ये 1942 में हुआ था। तो ये कह रहा है कि बंगाल के मिदनापुर जिले में, ठीक है, कब गठित की गई थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा 1942, क्योंकि उसी समय भारत छोड़ो आंदोलन जो चल रहा था, उसी आंदोलन के दौरान जो है कई जगह लोगों ने अपनी सरकार यानी कि राष्ट्रीय सरकार स्थापित कर ली थी। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन में दो जगह, एक तो मिदनापुर में जातीय सरकार गठित की गई थी, और एक जो है अगर हम बात करें जातीय या स्थानीय राष्ट्रीय सरकार की, तो एक सतारा महाराष्ट्र में। ठीक है, फिर उसके बाद मिदनापुर, उसके बाद बलिया में भी जो है राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हुई थी। 3 जगह पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हो गई थी, मिदनापुर में, बलिया में और सतारा में। ठीक है, और सबसे जो अधिक समय तक जो चलती रही राष्ट्रीय सरकार वह थी सतारा की राष्ट्रीय सरकार। ठीक है, ये लंबे समय तक चली थी सतारा की राष्ट्रीय सरकार। और भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में अगर कुछ हम बात करें तो ये 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। ठीक है, 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था, और 9 अगस्त को ही ऑपरेशन 0 आवर के रूप में ब्रिटिश सरकार द्वारा ऑपरेशन 0 आवर संचालित किया गया था। और इस ऑपरेशन के तहत सभी शीर्ष नेता, कांग्रेस के सभी, गांधी जी सहित सभी शीर्ष नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे। ठीक है, इसीलिए यह आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया था, और इसे स्वतः स्फूर्त आंदोलन भी कहा जाता है। और इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं।
अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस केस में की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, H.G. वेल्स, हेराल्ड लास्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूति व्यक्त की। ठीक है, तो ये जानते हैं आप किस षड्यंत्र की बात की जा रही है। ये सभी लोग जो है वामपंथ से जुड़े हुए थे, तो इसलिए इन्होंने मेरठ षड्यंत्र मुकदमा की जो है वकालत उन्होंने समर्थन दिया था अपना, और विद्रोहियों के समर्थन में उतरे थे। उसमें अल्बर्ट आइंस्टीन, H.G. वेल्स, हेराल्ड लास्की और रूजवेल्ट शामिल थे। ठीक है, तो ये कब हुआ था? तो ये मेरठ षड्यंत्र कांड जो है आपका 1929 से 33। ठीक है, ये कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों पर जो है मुकदमा चलाया गया था, मेरठ षड्यंत्र मुकदमा 1929 से 33 में। इसमें जो है 25 क्रांतिकारी शामिल थे, और इन 25 क्रांतिकारियों में 3 जो है 25 में से 3 जो है अंग्रेज थे। ठीक है, 3 अंग्रेज वामपंथी थे, और इन्हीं 3 अंग्रेजों वामपंथी की वजह से ही ये लोग जो है इन षड्यंत्रकारियों का या फिर इन आंदोलनकारियों का जो है समर्थन किया था। अगर ये तीनों अंग्रेज नहीं होते तो शायद ये लोग इस मुकदमे के बारे में कुछ नहीं कहते। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? मेरठ षड्यंत्र मुकदमा 1929 से 33 तक ये मुकदमा चला था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न पूछा गया है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ असंगत है? तो ये टिप्पणी किसने की थी? तो ये टिप्पणी जो है G.B. मैकाले ने की थी। ठीक है, इन्होंने ही अपने ही कंपनी पे ये आरोप लगाया था, कंपनी एक असंगति है परंतु उस व्यवस्था का अंग है जहाँ सब कुछ असंगत है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? G.B. मैकाले। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। पूछा गया है, देखिए ये हमेशा विद्रोह वगैरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और हमें इसको ध्यान रखना है, तो मिलाया जाएगा, इसको हम सही सुमेलित किया जाए तो आप जानते हैं पावना विद्रोह 1873 सही है, दक्कन किसान विद्रोह 1875 सही है, सन्यासी विद्रोह भी सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? तो ये 1894 नहीं हुआ था। कोल विद्रोह 1870 ये भी सही है। सन्यासी विद्रोह सुमेलित नहीं है। सन्यासी विद्रोह जो है 1763 से 1800 ईस्वी के बीच हुआ था। ठीक है, सन्यासी विद्रोह। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सही उत्तर हो जाएगा हमारा कौन सा? ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी उत्तर सही होगा। विद्रोह को अगर हम देखें तो सन्यासी विद्रोह जो है 1763 से 1800 ईस्वी के बीच संचालित किया गया था। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? सी सही, ये सुमेलित नहीं था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक को 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया? यानी किसने जो है 1826 में जो जूरी अधिनियम जारी किया गया तो उसका विरोध किया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा इसका राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने घोर विरोध किया था। इस अधिनियम का विरोध क्यों किया गया था? तो जूरी अधिनियम का मतलब होता है ये धार्मिक आधार पे जजों की नियुक्ति की बात की गई थी इसमें। ठीक है, कि धार्मिक आधार पर जज की नियुक्ति करने की बात इसमें की गई थी 1826 में, इसीलिए राजा राम मोहन राय ने विरोध किया था। तो इसका क्या मतलब हुआ? कि इसका मतलब ये हुआ कि हिंदू के लिए, ठीक है, ईसाई की सुनवाई किसी हिंदू या मुस्लिम जज द्वारा नहीं की जा सकती। यानी कोई ईसाई अगर अपराधी है तो उसकी सुनवाई किसी हिंदू या मुस्लिम जज द्वारा नहीं की जा सकती है। ठीक है, इसी बात को लेकर के इन्होंने विरोध जताया था। क्लियर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? ठीक है, तो आप जानते हैं कि कहाँ पे डचों ने स्थापित किया था अपना व्यापारिक अड्डा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी में, क्योंकि जो डच थे ये
डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1602 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 1602 में स्थापित हुई थी। और इस कंपनी ने इन सभी विकल्पों में जो नागपट्टनम में, चिंसुरा में, मछलीपट्टनम में, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, इन सभी जगहों पे जो है अपने कारखाने स्थापित किए थे। ठीक है, तो इस तरह सही उत्तर हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछा गया स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का गठन किया था? तो स्वराज दल का गठन कब हुआ था? ठीक है, स्वराज दल के का समर्थन किया था। ठीक है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? तो आप जानते हैं कि उस दल का गठन किसने किया था? अगर हम बात करें स्वराज दल की, तो स्वराज दल की स्थापना जो है 1923 में कौन को किया था? सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था मिल करके। ठीक है, मोतीलाल नेहरू, इन दोनों ने 1923 में स्वराज दल का गठन किया था। तो इसमें आप जानते हैं नेहरू भी पक्ष में नहीं थे, राजेंद्र प्रसाद भी नहीं थे, अब्दुल कलाम आज़ाद भी नहीं थे। ठीक है, तो इसका जो है समर्थन M.A. जिन्ना ने, यानी मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका समर्थन किया था। ठीक है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। और अच्छा प्रश्न पूछा गया है, मोहम्मद अली जिन्ना। स्वराज दल कब गठित हुआ? तो इसको हम क्या देखेंगे, 1923, सी आर दास और मोतीलाल मोतीलाल नेहरू। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवा मंडल यानी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? तो जानते हैं आप, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में हुई थी। और 1905 में इन्होंने सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। और 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले जो है 1905 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे। ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इन्होंने, ये भी आप याद रखेंगे। और 1905 में इन्होंने भारत सेवक मंडल की स्थापना की थी। कहाँ पे की थी? तो भारत सेवक मंडल की स्थापना इन्होंने 1905 में पुणे में की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी सही सुमेलन नहीं है, सही सुमेलन से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो अगर हम देखें, इसके बारे में चर्चा किया जाए तो ये पूछा गया कि नेतृत्व, इन युद्धों का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो, बक्सर का युद्ध का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था, ये सही है। आंग्ल नेपाल युद्ध का नेतृत्व लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया था, ये भी सही है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का नेतृत्व लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था, ये भी सही है। लॉर्ड कार्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये गलत है, क्योंकि लॉर्ड कार्नवालिस ने तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का नेतृत्व किया था, न कि मराठा युद्ध का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का नेतृत्व लॉर्ड कार्नवालिस किया था, लेकिन आंग्ल मराठा युद्ध की बात की जा रही है, इसका नेतृत्व इन्होंने नहीं किया था। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? तो इस युद्ध का नेतृत्व जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया था। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया था तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का। ठीक है, और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का नेतृत्व लॉर्ड कार्नवालिस ने किया था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है, ये भी क्रम से घटनाओं का क्रम जो है मिलाने के लिए पूछा गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं, रॉलेट सत्याग्रह की हम बात करें तो ये कब शुरू हुआ था? 1919। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह आप जानते ही हैं 1917। खेड़ा किसान आंदोलन कब हुआ था? ये मार्च 1918। और अहमदाबाद मिल जो है ये कब हुआ था? ये जनवरी 1918 में हुआ था। ये काफ़ी कन्फ्यूजन वाला प्रश्न ही पूछा गया है, इसमें गलती होने की संभावना अधिक रहती है क्योंकि एकदम नज़दीकी अंतर है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो अहमदाबाद मिल
मिल हड़ताल जो है जनवरी 1918 में, खेड़ा आंदोलन मार्च 1918 में, रौलेट 1919 में और चंपारण सत्याग्रह 1917 में। इस तरह से सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2 4 2 4 3 1। ठीक है, 2 4 3 1 अर्थात विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कथन कांड से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इसमें पूछा गया है, 2 कथन दिया गया है। ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। ठीक है, ब्रिटिश काल में भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। धन की निकासी की स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। कथन को फिर से एक बार पढ़ें हम। ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। ठीक है, और क्या कह रहा है कारण? कि धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था। तो अगर हम देखें तो ये दोनों ही सही है और दोनों इसकी सही व्याख्या भी है। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ए। कैसे है इसको हम देखते हैं। तो जैसा कि कहा जाए, व्यापार संतुलन का मतलब क्या हुआ? 1813 ईस्वी के पूर्व भारत में 1813 ईस्वी से पूर्व जो है आयात की अपेक्षा निर्यात अधिक था। ठीक है, आयात से ज़्यादा निर्यात होता था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भारत के पक्ष में ये अनुकूल था। जब निर्यात अधिक होगा तो स्वाभाविक है कि जो है अनुकूलता रहेगी। ठीक है, तो आयात की अपेक्षा निर्यात अधिक था, तो क्योंकि यहाँ से सारे कच्चे माल वगैरह सब भेजे जाते थे वहाँ पे, तो सर्वाधिक यहाँ से कच्चे माल का जो है निर्यात होता था और यहाँ पे निवेश किया जाता था। तो इसका मतलब ये था कि जो निर्यात था भारत का वो जो है अप्रतिफलित था। क्या था? यहाँ से सर्वाधिक निर्यात तो होता था, ठीक है, लेकिन यहाँ से जो निर्यात होता था या फिर जो यहाँ निवेश किए जा रहे थे उसका फल, उसका उद्देश्य क्या था? भारत का विकास नहीं था, उसका उद्देश्य था यहाँ से धन का दोहन करना। ठीक है, भारत का विकास नहीं था। तो इसका मतलब था कि जो भी यहाँ से निवेश किए जा रहे हैं वो अप्रतिफलित थे, जो भी यहाँ से निर्यात किया जा रहा था उसका फल भारत को नहीं मिल रहा था। व्यापार संतुलन भले अनुकूल था लेकिन भारत को उसका फायदा नहीं मिल रहा था। इस तरह से विकल्प ए सही हो जाएगा, जो कथन कारण दोनों की सही है। जो धन की निकासी होती थी वो अप्रतिफलित निर्यात था, यानी कि इसका कोई फल भारत को नहीं मिल रहा था। लेकिन व्यापार संतुलन अनुकूल इसलिए था कि कच्चे माल सर्वाधिक निर्यात होता था। बाद में 1813 के बाद जो है भारत में आयात भी बढ़ गया, क्योंकि विदेशी वस्तु जो बनी बनाई आ रही थी वो भारत में बिकना शुरू हो गई।